एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। तो ये क्या है, तो ये 7th बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। और ये साइंस मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस समथिंग है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे साथ में मिल करके। अब हम 51 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन के मैं डिटेल में आंसर बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चन के नहीं बताती हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि अनावश्यक वीडियो लंबा हो। तो लगभग 5 पेपर बीपीएससी के मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी नीडी एस्पायरेंट हैं, जो ये टेस्ट पेपर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड @रिसोर्स यूपीपीएससी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो चैनल है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लो। तो वहाँ मैं आंसर की PDF भेजती हूँ पूरी आंसर की, तो अच्छे से उसको देख लोगे तो आपके क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस और ROAR की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मेरे उसमें 100 पेपर पड़े हुए हैं, 100+ होंगे। यूपीपीसीएस के हैं और ROAR हिंदी ग्रामर CSAT हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो हमें 51 से देखना है। 51 है हमारा कि एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज़्यादा मामले हैं। तो इस संदर्भ में कुष्ठ रोग या हेंसन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस C, B माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या C हंटावायरस, या D माचुपो लेप्री। तो अब बताना है, क्योंकि कुष्ठ रोग से है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। और यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मिका सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में काफ़ी सारा डिटेल में दिया है। भारत में कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद ब्राज़ील और इंडोनेशिया का स्थान है। सोचो, बहुत सोचने वाली बात है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ठीक है, आपको बहुत अच्छी डीपली जानकारी मिल गई। तो 51 में अगर बात करेंगे तो B ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन के घटकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है? ऑप्शन है स्टार्च और वसा, B वसा और सेलुलोज, C स्टार्च और प्रोटीन, एंड D प्रोटीन और सेलुलोज। तो मानव शरीर में सेलुलोज में बीटा एसिटल लिंकेज को तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइमों की कमी के कारण सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता। मानव शरीर में सेलुलोज के मोनोसैकराइड्स बंधन को तोड़ने के लिए पाचन तंत्र नहीं है। यद्यपि सेलुलोज अपचनीय है, फिर भी यह आंत्र पथ के सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। लेकिन यह मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। और आंत में वसा पित्त की सहायता से लाइपेज द्वारा डाई और मोनो, मतलब वही डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो इसलिए अगर बात करेंगे तो वसा और सेलुलोज पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वसा और सेलुलोज। मतलब आपको मोटा मोटा ये पता चल गया कि मनुष्य में भोजन के घटकों में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पचे पेट में डायरेक्ट पहुंच जाती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कभी कभी भोजन निगलने के दौरान किसकी हलचल में गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाती है? ऑप्शन है डायाफ्राम, B जबड़े, C एपिग्लॉटिस, एंड D डायाफ्राम और जबड़े। तो देखो आती है ना, लोग कहते हैं ना कि खाना खाते समय बात नहीं करना, खाना खाते समय हंसना नहीं है, इस तरीके से कि खाना आराम से खा लो, चुपचाप खा लो, ऐसा बोला जाता है ना बड़े बड़े लोगों के द्वारा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एपिग्लोटिस या ग्लाटिस भी बोलते हैं के उपस्थिति का एक फ्लैप है जो गले में जीभ के पीछे और स्वर यंत्र के सामने होता है या स्थित होता है। तो एपिग्लाटिस जो होता है वो आमतौर पर आराम की स्थिति में सीधा होता है और जिससे हवा स्वर यंत्र और फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो जब कोई व्यक्ति निगलता है तो एपिग्लाटिस स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार को ढकने के लिए पीछे की ओर मुड़ जाता है ताकि भोजन और तरल पदार्थ श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश ना कर सके। तो क्या हो जाएगा आपका? एपिग्लाटिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि ग्रसनी एंड गला। ग्रसनी या गला एक पेशी नली है जो खोपड़ी के निचले हिस्से के नीचे और अन्न प्रणाली और स्वर यंत्र के ठीक ऊपर स्थित होती है। तो इस संदर्भ में ग्रसनी किसके लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है पित्तरस, B वायु और भोजन, C केवल हवा, या D केवल भोजन। तो बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये साइंस के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे बनाए गए हैं। तो ग्रसनी हवा के लिए, स्वर यंत्र और फेफड़ों में प्रवेश करने के लिए
और भोजन और तरल पदार्थ के लिए ग्रास नली में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। यह बोलने में भी भूमिका निभाती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। और शरीर के आकार के आधार पर ग्रसनी लगभग 5 इंच लंबी होती है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वायु और भोजन। मतलब ये जो काम करती है वो किसका किसका करती है, तो वायु और भोजन के लिए काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डीपीटी वैक्सीन मनुष्यों में 3 संक्रमणों के खिलाफ दिए जाने वाले टीकों के एक वर्ग को संदर्भित करता है। तो इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आते। ऑप्शन है पर्टुसिस, बी डिप्थीरिया, सी टेटनस एंड डी टाइफाइड। बताना है इसमें से। देखो थोड़ा सा मैं इसलिए बताती हूँ ताकि साइंस है बहुत जल्दी नहीं समझ में आती है, या मान लो जिसका बैकग्राउंड हो तो उसे तो आती होगी तो वेल एंड गुड, बट जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो उन्हें थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। अब ये ग्रसनली है, एपिग्लाटिस है, हो सकता है कई बार हमने नाम सुना हो, जल्दबाजी में नहीं पता हो, तो इस तरीके से। अभी बात करें डीपीटी की, तो डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टेटनस। तो डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। टेटनस कटने या घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो गले और नाक को प्रभावित करता है, और पर्टुसिस एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है, और टेटनस मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है और मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन पैदा करता है। देखो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पता चल गई है ना, पर्टुसिस, टेटनस और डिप्थीरिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़िया से बता दी हैं। आंसर की बात करेंगे तो इन्होंने कहा है कि पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आती। तो ये तीनों तो 19-20 कहीं ना कहीं मेल खाते, पर टाइफाइड जो है ये आपका इसमें नहीं आता है। टाइफाइड आपको पता है किस तरीके से होता है, आई थिंक नॉर्मली तो पता ही होगा, तो ये टाइफाइड इसके दायरे में नहीं आएगा। ओके। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सेलुलर तंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में शामिल है जो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता। ऑप्शन है अग्नाशयी अल्फा कोशिकाओं पर ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन, ठीक है, बी ऑटो इम्यून प्रक्रियाओं द्वारा अग्नाशय बीटा कोशिकाओं का विनाश, सी एडिपोसाइट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर ग्लूट कह सकते हैं या GLUT4 स्थानांतरण में कमी, एंटी यकृत कोशिकाओं से इंसुलिन जैसे विकास कारक, फर्स्ट IGF फर्स्ट की निकासी में वृद्धि। तो ये यहाँ पर बताना है कि कौन सी एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर। टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध में मुख्य रूप से इंसुलिन के जवाब में कोशिका की सतह पर GLUT4 ट्रांसपोर्टर का बिगड़ा हुआ स्थानांतरण शामिल होता है, और यह स्थानांतरण आमतौर पर रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में ले जाने की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके। तो हमने भी 50 तक क्वेश्चन कल देख लिया था, हमने भी 51 से शुरू किया, तो आप 51 से इसको देखते चलें, जो भी फ्रेंड्स एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड मैं बोल रही हूँ कि सारा कुछ एकदम फ्री है, तो आप ना इसको शेयर भी कर दो, ताकि फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो बहुत सारे जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ग्लूटेन प्रचुर मात्रा में होता है, बी मोटे अनाज आयरन से भरपूर होते हैं लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी होती है, थर्ड ये मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। उत्तर है हमारा, मतलब कोड है हमारा ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड एंड डी केवल सेकंड। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि मोटे अनाज के बारे में बात हो रही है। तो देखो अगर बात करें मोटे अनाज की, तो भारतीय मोटे अनाज जो होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा प्रतिरोधी और ज़्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक समूह है। ये वनस्पति परिवार पोएसी से संबंधित छोटे बीज वाली घास है। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी ऑप्शन कह रहा है कि सही है, यानी कि केवल थर्ड हमारा यहाँ पर सही है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता। मोटे अनाज परिस्थितियों की ये विस्तृत श्रृंखला के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करेंगे तो यह मधुमेह की रोकथाम से भी जुड़ा, और वे आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत हैं, और इनका मतलब कि मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं, और सीलिएक रोग के रोगियों द्वारा, मतलब अगर किसी को सीलिएक रोग है, ये एक रोग का नाम है, अगर है तो वो व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो इन्होंने बोला, तो ये फर्स्ट और सेकंड मतलब ये ऑप्शन गलत है, थर्ड हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है। ऑप्शन है वे पूरी तरह से स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हैं, बी मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है,
सी, वे जलीय आवास के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। एंड डी, वे ज़्यादातर मामलों में समुद्री हैं। कौन? तो बायोफाइट्स को पूछ रहे हैं कि उभयचर बनाता है, तो क्यों बनाता है? ब्रायोफाइट्स छोटे पौधे हैं जो छाया और नम क्षेत्रों में होते हैं। उदाहरण मांस, हॉर्नवॉर्ट और लीवरवॉर्ट। उनमें संवहनीय ऊतक की कमी होती है जो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन की क्षमता को सीमित करती है, और वे फूल और बीज पैदा नहीं करते हैं बल्कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के एक स्टार्टअप अजूका लैब्स ने एम रैपर लॉन्च किया। तो निम्नलिखित में से कौन एम रैपर शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन यह भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है। सेकंड, ये जीका वायरस का टीका है। सी, यह दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो बता देना। वैसे तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को लगे कि गलत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा कि ये भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकला ऊतक की विशेषता इसकी ध्रुवीयता है, और यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला ऊतकों के कार्य में कैसे योगदान करती है? तो ऑप्शन ए है, यह उपकला ऊतकों को निष्क्रिय बाधा के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। बी, यह स्राव और अवशोषण जैसे विभेदित कार्यों को सक्षम बनाता है। सी, यह आंतरिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। एंड डी, यह पूरे ऊतक में विद्युत संकेतों के तेजी से संचरण की सुविधा प्रदान करता है नकल। तो अब बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियम भी कहा जाता है, मानव शरीर में 4 प्राथमिक संचार के ऊतकों में से एक है। यह शरीर की सतहों को ढकने, गुहाओं का अस्तर करने और ग्रंथियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकला ऊतक के प्राथमिक कार्यों में सुरक्षा, अवशोषण, स्राव और संवेदना शामिल है। तो अभी ये हमने इस ऑप्शन में पढ़ा है, तो बी ऑप्शन हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ऊतकों से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाना। थर्ड, उत्सर्जी पदार्थों को ऊतकों से गुर्दे तक पहुंचाना। एंड फोर, हार्मोन और उष्मा का वितरण। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड। बी, केवल सेकेंड और थर्ड। सी, केवल थर्ड और फोर्थ। या डी, उपरोक्त सभी। तो बताना यहाँ पर कि कितने ऑप्शन सही है। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए कि कितने ऑप्शन सही है, तो वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम में लगभग 65 से 70 मिलीलीटर रक्त होता है। अतः मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिनमें शामिल है, तो वो सारे कार्य शामिल हैं। आंसर की बात करेंगे 61, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ। उत्सर्जी पदार्थों को ऊतकों से गुर्दे तक पहुँचाना एंड हार्मोन और उष्मा का वितरण। ठीक है। और चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो मैं आपको PDF भेजती हूँ आंसर की, तो उससे अच्छे से पढ़ लेना। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? अब नहीं है पूछ रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। ऑप्शन ए ऊन, बी रेशम, सी सेल्यूलोज, या डी उपरोक्त सभी प्राकृतिक पॉलीमर है। बताना है यहाँ पर। तो पॉलीमर बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला को जोड़कर रासायनिक रूप से जोड़कर बनाए गए बड़े अणु होते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को मोनोमर कहा जाता है। ऊन, कपास और रेशम प्राकृतिक बहुलक हैं। प्राकृतिक बहुलक आधारित सामग्री है जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखोगे तो उपरोक्त सभी प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा फिलहाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड TAFA संतृप्त फैटी एसिड है। असंतृप्त फैटी एसिड है जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से आते हैं। सेकंड कह रहे कि वे संचारी रोग का एक स्रोत है और दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। थर्ड है कि WHO ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट जारी किया और पोषण लेवल पर TFA सामग्री घोषित करना अनिवार्य कर दिया। तो उपयुक्त में कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी केवल सेकेंड और थर्ड। तो हमें बताना है यहाँ पर कि कितने कथन सही है। ठीक है। 63 क्वेश्चन नंबर है। तो ट्रांस फैटी एसिड के प्राकृतिक स्रोत जुगाली करने वालों के मांस और डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। कृत्रिम ट्रांस वसा या औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड एक औद्योगिक प्रक्रिया में बनता है जो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़ता है और तरल को ठोस में परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल PHO बनता है। इसलिए कथन एक सही है हमारा। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही केवल यहाँ पर सही है। सेकेंड और थर्ड गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि ट्रांस वसा गैर संचारी रोग का एक स्रोत है। इन्होंने कहा कि वे संचारी रोग का एक स्रोत है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि भारत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत ईट राइट इंडिया मूवमेंट जारी किया, तो ये जो WHO है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन एक सही है, बाकी आपके गलत हैं। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है, और इस संदर्भ में रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR किसी व्यक्ति के इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवा के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता है। सेकंड, किसी भी देश में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त कर सकता है। थर्ड, रेड लाइन अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खे और एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकेंड, एंड डी सेकेंड और थर्ड। बताना है 64 में कितने ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR एक सूक्ष्म जीव, ठीक है, कह रहे किसी व्यक्ति की इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवा, तो नहीं, सूक्ष्म जीव व्यक्ति नहीं कि उनके इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवा के प्रभावों का प्रतिरोध करने की क्षमता, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नर्वोसा के रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक विकृति सबसे अधिक देखी जाती है? ऑप्शन ए अति सामान्यीकरण, बी विनाशकारी, सी सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, या डी व्यक्तित्वकरण। ठीक है, तो अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑल और नथिंग थिंकिंग एक प्रकार की संज्ञानात्मक विकृति है जहाँ व्यक्ति स्थितियों को एक से स्पेक्ट्रम के बजाय केवल दो श्रेणियों में देखते हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो सी ऑप्शन सही है कि सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी देखते चलिएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी 65 तक के कंप्लीट कर लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रोग X के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, WHO ने 2018 में एक अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग X की शुरुआत की जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोविड-19 पहली डिजीज़ X थी और यह फिर से हो सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रोग X यह एक सैद्धांतिक शब्द है और X का तात्पर्य समथिंग ल्यूनिक्स पीटेड से है। यह एक ऐसी बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्तमान में अज्ञात है लेकिन भविष्य में मनुष्यों के लिए एक गंभीर सूक्ष्म जीव खतरा पैदा कर सकती है। WHO ने अपने जागरूकता अभियान में डिजीज़ X को इबोला और जीका वायरस जैसी अन्य उच्च प्राथमिकता वाली बीमारियों के साथ रखा, तो इसलिए कथन फर्स्ट तो हमारा सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोविड-19 पहली डिजीज़ X थी और यह फिर से हो सकता है, इसलिए कथन सेकंड भी सत्य है। तो हमारा यहाँ पर फिर सी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। तो इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए प्लूरिसी, बी वातस्फीति, सी एनीमिया, या डी निमोनिया। तो बात की जाए अगर यहाँ पर, तो एनीमिया में रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त के ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता भी खराब हो जाती है। इस तरीके से देखेंगे तो फिर सी ऑप्शन है यहाँ पर कि कौन सी बीमारी होती है, तो वो हो जाती है आपकी एनीमिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है और रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? ऑप्शन है अस्थिमज्जा, बी तिल्ली, सी अग्नाशय, या डी यकृत। बताना है यहाँ पर। तो प्लीहा मानव शरीर में एक अंग है जो लसिका प्रणाली का हिस्सा है। प्लीहा लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से बात करेंगे तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर तिल्ली। यह पेट के बाईं ओर पेट के पास स्थित होता है, तो ऑप्शन क्या है हमारा? तिल्ली, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डेटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है।
तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है। सेकेंड, इसका उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। एंड थर्ड, यह आयुष मंत्रालय की एक पहल है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, अब ये यहाँ पर ध्यान करके बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए तो आई होप कि गेस भी किया होगा। अगर बात करें आंसर की तो डी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर कि गलत है। ठीक है, इन्होंने पूछा कि आयुष मंत्रालय की एक पहल है, तो देखो मंत्रालय भी पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन में। तो ये परियोजना की बात करेंगे तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य है और ये परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलहाल कि बायोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, बायोप्लास्टिक का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय पौधों से बने प्लास्टिक से है। सेकंड, बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बताने थे। ए में आपका केवल 1, बी केवल 2 सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हमें बतानी है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बात करें अगर बायोप्लास्टिक के संबंध में तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सेकंड यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। सेकेंड, ये रसायन लगातार बनते हैं और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। थर्ड, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग चयापचय है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बात करना है यहाँ पर कि सभी जीवित जो जीव होते हैं वो रसायनों से बने होते हैं क्या। तो सभी जीवित जीवों के अंदर हजारों चयापचय प्रतिक्रियाएं एक साथ होती हैं। सभी पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव चयापचय प्रदर्शित करते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु चयापचय प्रदर्शित नहीं करती, जबकि चयापचय बिना किसी अपवाद के सभी जीवित जीवों का एक परिभाषित विशेषता है। इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डायटम महासागरों में मुख्य उत्पादक है। सेकेंड, कुछ प्रोटोजोआ विषमपोषी हैं और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें यहाँ पर तो डायटम महासागरों में मुख्य उत्पादक है। डायटम एक प्रकार के शैवाल हैं जो बेसिलरियोफाइटा नामक समूह से संबंधित हैं। मीठे पानी और समुद्री वातावरण में डायटम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वैश्विक कार्बन साइकिलिंग और ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा सही है। बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का क्षरण होता है। सेकंड, पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लीचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी कोई नहीं। बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का क्षरण होता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर फिलहाल सही हैं। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई हैं, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ, अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत है, डेट्रिटिवोर्स उन पर भोजन करते हैं जिससे अपघटन और पोषक तत्व पुनर्चक्रण की सुविधा मिलती है। डेट्रिटिवोर्स के उदाहरण में केचुए, मिलीपेड, वुडलाइट्स और बीटल और बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां शामिल है। तो इस तरीके से देखेंगे तो फिर हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभोजिता दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। इस संदर्भ में सहभोजिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, दोनों जीवों को लाभ होता है, बी, दोनों जीवों को नुकसान होता है, सी, एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है, डी, एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। सहभोजिता की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, सहभोजिता दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो मदद मिलती है और ना ही नुकसान होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा कौन सा होता है, तो ये अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो, कुछ पक्षी प्रजातियाँ जो होती हैं पेड़ों की शाखाओं में अपना घोंसला बनाती हैं, जबकि घोंसले के सुरक्षित स्थान होने से पक्षियों को लाभ होता है, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता और पक्षियों की उपस्थिति से कोई प्रत्यक्ष लाभ भी नहीं मिलता। तो ये आपका सहभोजिता का एक एग्जाम्पल है।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ़ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं। मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बर्फ़ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं। सेकंड, अत्यधिक तापमान श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है। थर्ड, पाले से कोशिकाओं को क्षति और कैंकर बनने के कारण युवा पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें अगर यहाँ पर, तो शाखाओं और अंगों पर भारी बर्फ जमा होने से पौधे की संरचना पर महत्वपूर्ण भार और तनाव पड़ सकता है। यह भार शाखाओं के झुकने, टूटने या विभाजित होने का कारण मतलब ऑब्वियसली है। हालांकि यह एक कंबल के रूप में भी कार्य कर सकता है और तापमान में और गिरावट को रोक सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन कह रहे हैं कि सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन हमारे फिलहाल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड ये है। आई थिंक सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इस तरीके से हो जाएगा, मिसप्रिंट है। ये प्रदूषणकारी तत्व हैं और ये स्रोत है। ऑप्शन है सीसा, सेमीकंडक्टर चिप्स, धूम्रपान, तंबाकू, बी कैडमियम, पेंट, औद्योगिक प्रक्रिया, विमानन ईंधन, सी पारा, कोयला दहन, सेंसर लैंप, भूतापी स्प्रिंग्स, यूरेनियम, खनन, ड्रिलिंग, कटाई, विस्फोट। अब नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुना, मतलब इसमें से कितने हमारे जो हैं इस तरीके से मिलते हैं, है ना। तो इसको अगर मिलान करेंगे आप इसका अगर मिलान करते हैं, देखो जो ये सीसा होता है, ये देखो पेंट हो गया, औद्योगिक प्रक्रिया हो गई, विमानन हो गई, ईंधन हो गया, तो इससे आपका हो जाएगा, है ना। कैडमियम की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर चिप्स, धूम्रपान, तंबाकू, तो ये आपका हो गया, ये तत्व हैं। और ये तत्व कहाँ से? तो ये स्रोत हैं उसके, है ना। पारा की बात करोगे तो ये आपका कोयला दहन, सेंसर लैंप, भूतापी स्प्रिंग से होता है, और यूरेनियम भी आपका सही सुमेलित है। तो इस तरीके से जब ए सेकेंड, बी फर्स्ट, ए सेकेंड यहाँ नहीं है, बस ए के ऑप्शन में और बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर ये सत्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है, तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, तेल फैलने से पानी में घुले तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सेकेंड, तेल रिसाव को सूक्ष्म जीवों की सहायता से साफ किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की निकलने के कारण होने वाली पर्यावरणीय आपदाएं हैं। बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही है, कि यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 72 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये आप इस तरीके से ये वाला भी पोर्शन देखते चलें जो भी जुड़े हुए हैं, है ना। 72 से हम यहाँ पर लगभग 77 तक आ गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पॉलिप्स अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामलों में मूंगे अपना जीवंत रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। तो मूंगा विरंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ऑप्शन है गर्म पानी का तापमान, बी सेकेंड महासागरीय अम्लीकरण, थर्ड अवसादन, एंड फोर्थ एपिजूटिक्स यानी कि रोगजनक। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो अधिकांश मूंगा प्रजातियाँ अधिकतम गर्म तापमान के करीब पानी में रहती हैं जिसे वे सहन कर सकती हैं। तो इसलिए समुद्र के तापमान में मामूली वृद्धि मूंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। महासागरीय अम्लीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा या उसके अवशोषण के कारण समय के साथ समुद्र का pH कम हो जाता है। महासागरीय अम्लीकरण कोरल की संरचनाओं को बनाने और बनाए रखने की क्षमता को बाधित कर सकता है, जिसका पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन यानी कि ये चारों ही ऑप्शन हैं जो मूंगा विरंजन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट है इनका कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जिम्नोस्पर्मों में नर और मादा गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सेकंड, जिम्नोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं जिन्हें फूल कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बताना है तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्मों में नर और मादा गैमेटोफाइट्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। सेकंड, जिम्नोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं जिन्हें फूल कहा जाता है। तो वे ये कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में निषेचन के बाद
विकसित होने वाले बीज नग्न होते हैं। इनमें मध्यम आकार के पेड़ या ऊंचे पेड़ और झाड़ियाँ शामिल है, तो इसलिए कथन सेकंड हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कारण तो पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है। केवल मैंने बोल दिया कि सेकंड हमारा गलत है, तो गलत है क्यों, थोड़ा सा ये भी तो आइडिया लगना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड का एक प्रकार है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है और प्रकाश संश्लेषण की साइट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए स्टोमेटा, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम या डी क्लोरोफिल। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला एक पवित्र अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की साइट के रूप में कार्य करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से ऊर्जा को विकास के लिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वर्णक क्लोरोफिल होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि RH-D कारक को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूहों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8 या डी 12। तो अब हमें बताना है कि मनुष्यों में जो रक्त समूहों की कुल संख्या है वो कितनी है फिलहाल। ठीक है, देखो रक्त के 4 मुख्य प्रमुख समूह हैं, यानी प्रकार होते हैं A, B, AB और O। किसी व्यक्ति का रक्त समूह माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। तो प्रत्येक समूह या तो RH-D धनात्मक या RH-D ऋणात्मक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर 8 रक्त समूह होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है कि विविपेरस प्रजनन विधि को संदर्भित करता है जहां संतान मां के शरीर के अंदर विकसित होती है और जीवित पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विविपेरस नहीं है। ऑप्शन है शार्क, बी बिच्छू, सी प्लेटिपस या डी फ्लाइंग फॉक्स। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विविपेरस वे जानवर हैं जो सीधे अपनी तरह के बच्चों को जन्म देते हैं। विविपेरस जानवर अपनी तरह के बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं, यानी कि ये वो जानवर जो सीधी तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और विविपेरस जानवर वे जानवर हैं जो अपनी तरह के बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। मतलब इनमें कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। जो अंडे देते हैं तो वो प्लेटिपस, यानी अंडे देकर संतान पैदा करना, तो दुनिया के सबसे विकसित रूप से विशिष्ट स्तनधारियों में से एक है। मतलब इसको जब आप 2 बार पढ़ेंगे, पहले तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि एक ही भाषा को 2 बार बोल रहे हैं। इस तरीके से देखा जाएगा अगर, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप जब उसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिलहाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, कॉकरोच का हृदय 13 कक्षीय होता है। सेकंड, चींटी और दीमक सामाजिक प्राणी हैं। थर्ड, उभयचर गर्म रक्त वाली प्रजातियां हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो यहाँ पर ये गलत पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी केवल सेकंड। बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, उभयचर ठंडे खून वाली प्रजातियों में या होती हैं जिनके गलफड़े, फेफड़े और श्वसन के लिए त्वचा आवश्यक होती है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो विभाजन के श्रम को प्रतिबिंबित करती है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनी में रहती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि थर्ड, उभयचर गर्म रक्त वाली प्रजाति है, ये गलत है, क्योंकि उभयचर हमारा जो होता है वो ठंडे खून वाली प्रजातियाँ होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो हमने 78 से क्वेश्चन देखे हैं, आप 78 से देखते चलें जिसको भी ये वाला चाहिए तो। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल हम 80 में आ गए। 81 हो गया, 82 हो गया, और ये हमने 83 तक कंप्लीट कर लिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, घरेलू मक्खी, तितली और तैस्से मक्खी कीड़े हैं। सेकंड, सेकंड कह रहे हैं कि सेंटीपीड, मिलीपीड और स्पाइडर कीड़े हैं। थर्ड, उड़ने वाली मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश मछलियाँ हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड थर्ड, सी केवल थर्ड या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो अगर इस तरीके से देखेंगे तो थाइमिक मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो वर्ग इंसेक्टा फाइलम अर्थोपेडा का एक वर्ग है। कीड़ों को उनके शरीर की संरचना, आँखों के स्थान और संख्या, एंटीना के स्थान और संख्या और उनके शरीर से उपांगों के जुड़ाव के स्थान के आधार पर वर्गीकृत, मतलब चीज़ें वर्गीकृत हैं, ये तो सबको पता है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारा सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। कटल फिश फाइलम मोलस्का से संबंधित है, जबकि उड़ने वाली मछली फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा, उड़ने वाली मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश मछलियाँ हैं, ऐसा नहीं है, इनके कुछ अपने वर्गीकरण है, तो इसीलिए हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरक प्रणाली प्रतिरक्षा रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है।
ऑप्शन ए टी कोशिकाओं में एंटीजन प्रस्तुत करने के लिए, बी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए, सी रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने के लिए एंटीबॉडी और फैगोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ाना, डी मेजबान ऊतकों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को दबाने के लिए। इस तरीके से देखेंगे तो इसमें कह रहे प्राथमिक कार्य क्या है या क्या महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है छिपकलियाँ ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। सेकंड, कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। थर्ड, कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, अन्य शाकाहारी होती है, जबकि कुछ सर्वाहारी होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी तीनों या डी कोई नहीं। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका के अलावा छिपकलियाँ हर दूसरे महाद्वीप पर पाई जाती हैं। छिपकलियों के प्राकृतिक आवास विविध प्रकार के होते हैं, इसलिए वे लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। मादा किंग कोबरा अपने अंडों के लिए घोंसला बनाने वाली एकमात्र सांप प्रजाति, इसलिए कथन सेकंड सत्य है। मादा किंग कोबरा अक्सर 75 से 100 दिनों की पूरी उष्मायन अवधि के लिए अपने घोंसले में रहती है। कुछ कछुए मांसाहारी, मांस खाने वाले, कुछ शाकाहारी, पौधे खाने वाले, कुछ सर्वाहारी, तो सही है। तो इस तरीके से देखेंगे 86 में, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है आँख का कॉर्निया शरीर का ऐसा हिस्सा है जहाँ रक्त की आपूर्ति नहीं होती। सेकंड, होमोसेपियंस एकमात्र ऐसी प्रजाति जिसकी ठुड्डी होती है। थर्ड, सभी केंचुओं में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी उपरोक्त सभी। हमें बताना है यहाँ पर कि कितने ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, कार्निया पारदर्शी गुंबद के आकार की सतह है जो आँख के सामने के हिस्से को ढकती है फिलहाल, एंड जो आँख के हिस्से को ढकती है। ठीक है, कार्निया में रक्त वाहिकाओं की कमी कार्निया की स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि रक्त वाहिकाएं पारदर्शिता में हस्तक्षेप कर सकती हैं, तो इसलिए कथन हमारा फर्स्ट सत्य है। इसी तरीके से देखोगे तो पुरातन मानव से लेकर आज तक के हमारे विकास में जैसे जैसे मानव चेहरे छोटे होते गए, हमारे चेहरे निएंडरथल से लगभग 15% छोटे हैं। होमोसेपियंस में ठुड्डी एक हड्डीदार प्रमुखता बन गई है, इसलिए कथन सेकंड भी सही है। इस तरीके से देखेंगे तो 87 में हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, लीवर शरीर का एक अंग है जो केवल अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। सेकंड, इसका कार्य विभिन्न मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। थर्ड, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब लीवर के बारे में बात करनी है। लीवर शरीर का एक प्रमुख चयापचय अंग है, यानी कि जहाँ भोजन पचता है, जो आपका आवश्यक जैविक कार्य करता है। जो लीवर है यह केवल कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए कथन फर्स्ट हमारा गलत है। कशेरुक एक ऐसा जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी और कंकाल होता है। आंसर की बात करेंगे तो सी सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो लीवर के बारे में और डिटेल में चीज़ें दी गई, उनको जब आप पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उस तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसके द्वारा थाइमस में केंद्रीय सहिष्णुता स्थापित की जाती है। ऑप्शन ए टी कोशिकाओं का सकारात्मक चयन जो स्व MHC अणुओं को पहचानते हैं। बी टी कोशिकाओं का नकारात्मक चयन जो स्व एंटीजन से मजबूती से बंधते हैं। तो सी है टी कोशिकाओं का क्लोनल विस्तार जो HMC को पहचानने में विफल रहता है। या डी थाइमिक उपकला कोशिकाओं द्वारा प्रस्तुत विदेशी एंटीजन द्वारा टी कोशिकाओं का सक्रियण। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। थाइमिक चयन को समझना या अन्य चीज़ें, तो बी ऑप्शन सही है आपका, टी कोशिकाओं का नकारात्मक चयन जो स्व एंटीजन से मजबूती से बनते हैं। अब इसका डिटेल में दिया गया तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ट्रांसलेशन क्वेश्चन है तो इनको भी देखते चलें। ठीक है, ये रहा 86, ये हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, ये 88 है और ये हमारे 89 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजना पर मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण में वृद्धि को सबसे अच्छी तरह समझाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजना पर मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण
में वृद्धि को सबसे अच्छी तरह समझाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का सक्रियण, बी ग्लाइकोजन सिंथेसिस किनेज का निषेध, सी इंसुलिन जैसे विकास कारक आईजीएफ का बढ़ना, ग्लूकाइनेज जीन की अभिव्यक्ति में वृद्धि। तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा इसका सही जो वर्णन है ये सही तरह से समझाता है। इंसुलिन मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टरों की सक्रियता और गतिशीलता के माध्यम से ग्लूकोज ग्रहण को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, और इस प्रक्रिया में इंसुलिन को उसके रिसेप्टर से बांधने से शुरू होने वाली सिग्नलिंग घटनाओं का एक झरना शामिल होता है, जो अंततः साइटोप्लाज्म से कोशिका की तरह पर GLUT4 या GLUT4 कोशिकाओं के स्थानांतरण की ओर ले जाता है। तो इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन ए इसका सही वर्णन करता है या अच्छी तरह से समझाता है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नलिका होती है। सेकेंड, एक्सोक्राइन ग्रंथियों से वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपने स्राव को सीधे रक्त में डालने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखो, अगर बात करें तो एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नलिका होती है, इसलिए कथन फर्स्ट गलत है। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण पसीने की ग्रंथियाँ, आंसू ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, आंत ग्रंथियाँ, यकृत और स्तन ग्रंथियाँ हैं। इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, दोनों ही आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बच निकलता है? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं मेजबान की हीमोग्लोबिन संरचना में परिवर्तन करके, बी इसकी सतह के एंटीजन को बार बार बदलने से, सी मेजबान के अस्थि मज्जा को दबाकर, या डी केवल लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करके। अब हमें बताना है कि कैसे बच निकलता है। प्लाज्मोडियम जो फाल्सीपेरम एंटीजेनिक भिन्नता के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाता है, और विशेष रूप से संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर अव्यक्त प्रोटीन में भिन्नता के कारण यह तंत्र परिजीवी को मेजबान की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से एक कदम आगे रहने की अनुमति देता है, जिससे लंबे समय तक संक्रमण और संचरण की संभावना बनी रहती है। तो इस तरीके से देखोगे तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि इसकी सतह के एंटीजन को बार बार बदलने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें यहाँ पर समझना है, कह रहे हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिन्हें हम जीएम फसलें कहते हैं, कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिनके डीएनए को आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया। तो इस संदर्भ में उस देश की पहचान करें जो ऐसी बायोटेक फसलों का शेष उत्पादक है, यानी जीएम फसलें जो ज़्यादा उत्पादित करता है। ऑप्शन है यूएसए, बी ब्राज़ील, सी भारत, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो पौधों के आनुवांशिक संशोधन में पौधे के जीनों में डीएनए का एक विशिष्ट विस्तार जोड़ना, इसे नई या अलग विशेषता देना शामिल है। इसमें पौधे के बढ़ने के तरीके को बदलने या उसे किसी विशेष बीमारी के प्रति प्रतिरोधी बनाना शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से देखो, जो प्रमुख 5 जीएम उत्पादक देश है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका बायोटेक फसलों का शीर्ष उत्पादक, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत। तो जो यहाँ पर इन्होंने कहा कि शीर्ष उत्पादक तो आपका हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशिया के कुछ हिस्सों में चावल का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण विकसित किया गया है, जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल किस्म है जो किसमें समृद्ध है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन B6, या डी विटामिन डी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिलहाल अगर ये संबंधित है तो ये आपका विटामिन ए से संबंधित है ना। अब इसी का क्वेश्चन आता है कि पॉलिश किए हुए चावल कई बार नुकसान करते हैं और उनमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती वो फ़ायदा करती, तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है और इसका रंग हल्दी जैसा होता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनता है, इसलिए वैज्ञानिक ने चावल के पौधों को मक्का से प्राप्त बीटा कैरोटीन जीन के साथ संशोधित किया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि बर्नार्ड से बार स्टार और बार निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देते हैं? ऑप्शन है संकर बीज उत्पादन के लिए जीन, बी नक्षत्र, सी प्रोबायोटिक्स, या डी आणविक कैंची के प्रकार। बर्नार्ड से बार स्टार और बार तो हम सुनते रहते हैं ना कि ये, तो बार्नेस, बार स्टार और बार संकर बीज उत्पादन के लिए बैसिलस एमाइलोलिफेसियंस के जीन हैं। और इसमें मुख्य रूप से 2 जीन बार्नेस और बार स्टार हैं जो सरसों में क्रॉस परागण और संकरण। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका मोटा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वे कार्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। बी, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस को इसके जबरदस्त औषधीय गुणों के कारण सुपर मशरूम कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर, देखो ऑप्शन कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्डिसेप्स मिलिटेरिस एक उच्च मूल्य वाला परजीवी कवक है जिसे कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र TIC में उगाया जाता है, इसलिए कथन स्पष्ट सत्य है और सेकेंड भी ऑप्शन हमारे सत्य हैं। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने 90 नंबर क्वेश्चन से अभी देखा है, तो इसको आप भी देखते चलें, ठीक है। 91, ये फिलहाल आपका 92 है, 93, 94, 95 एंड ये हमारा है 96। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। देखिए नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, आनुवांशिक हेरफेर पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। बी, लक्ष्य जीन को साइलेसिंग करना, RNA हस्तक्षेप। थर्ड है जीन संपादन उद्देश्य, क्रिस्पर 67 Cas9 प्रौद्योगिकी। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। अब ये Cas9 कैस्पर Cas9 का UPSC में बहुत क्वेश्चन आ चुका है। 2019 से 18 से आ रहा, जब से ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई, नैनो टेक्नोलॉजी हुई, ये चीज़ें जब से इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो इसके क्वेश्चन UPSC ने बनाया था। आप PYQ देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो इसके जो आंसर हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग बैक्टीरिया पर्यावरण से प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए बायोरेमिडिएशन, बी बायोसिंथेसिस, सी जैव संचय, या डी जैव परख। बात करें तो बायोरेमिडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषकों जैसे मिट्टी या पानी में मौजूद प्रदूषकों को कम करने के लिए बैक्टीरिया, कवक या पौधों जैसे जीवित जीवों का उपयोग करती है। वैसे ही ये सारी भी और हैं, बायोसिंथेसिस, बायो संचय या जैव परख। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो आंसर है वो सही है। बाकी ये चीज़ें किससे संबंधित है उसको आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या टाइम बचेगा और वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि DNA बारकोडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग लघु और मानकीकृत DNA अनुक्रमों के आधार पर प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में नीचे उल्लिखित कथनों से DNA बारकोडिंग के अनुप्रयोग की पहचान करें। ऑप्शन है नई प्रजातियों की पहचान और मूल्यांकन, सेकंड विदेशी आक्रामक प्रजातियों का पता लगाना, सी विशिष्ट जीन को लक्षित करके रोगों का इलाज करना, या डी विशिष्ट लक्षणों वाले पौधे बनाना। अब कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर जो हमारा होगा वो फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत ने कोलकाता में अपने 3D मुद्रित डाकघर के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाई है। सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्विक नेता है। थर्ड है, एशिया में 3D प्रिंटिंग बाजार का लगभग 50% हिस्सा जापान के पास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी केवल थर्ड। ये यहाँ पर इन्होंने पूछा है। 3 डायमेंशन प्रिंटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है जिसमें सामग्री की पतली परतों को प्रिंट करके और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर डिजिटल डिजाइन से एक भौतिक वस्तु बनाई जाती है। आंसर की बात करेंगे तो केवल सेकेंड हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि सेकेंड ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। अब ये जो सेकेंड वीडियो है तो हम इसमें भी 50 क्वेश्चन देख लेते ताकि वीडियो हमारी बहुत लंबी ना हो, और हम अब क्या नाम है फाइनल पार्ट में इसका पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो हमने 100 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो इसको भी आप देखते चलें। फिलहाल ये हमने 97 देखा, फिर 98 देखा क्वेश्चन नंबर, ये आपका 99 हो गया, और ये हमने 100 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।